नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र और बिहार पर आप नजर बना करके रखिए, लगातार मैं आपको कह रहा हूं। और आज आज एक बड़ी डेवलपमेंट निकल करके सामने आई। अन्ना हजारे वो भी सामने आए हैं। अन्ना हजारे का महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बार फिर से वो सामने आ रहे हैं। और याद करिए कि अन्ना हजारे वही अन्ना हजारे हैं जो कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए न जाने कहां से एकदम से उदय हो गया था। और फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार चली 10 साल, तो सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे, सोते रहे। और अब जब बीजेपी के ऊपर खतरा आता है, तो अन्ना हजारे की नींद टूट जाती है। अन्ना हजारे प्रकट हो जाते हैं अचानक से। और अन्ना हजारे एक बार फिर से प्रकट हुए हैं। और अन्ना हजारे एक बार बैटिंग कर रहे हैं यहां पर। बहुत कठोर शब्दों का भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन और दूसरा कोई मेरे पास में शब्द नहीं है जो मैं जनता को इसकी हकीकत बता सकूं। अन्ना हजारे वो कह रहे हैं कि प्रफुल्ल पटेल के ऊपर जो जांच चली थी, जिसमें क्लीन चिट मिल गई, उसमें फिर से जांच खोली जाए। जाहिर सी बात है, क्लीन चिट बीजेपी के राज में मिली। और अब बीजेपी से अगर प्रफुल्ल पटेल बाहर जाएंगे, तो क्लीन चिट फिर से आरोप में बदल जाएगी और फिर से जांच और वही सारी प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन इससे फायदा किसको हो रहा है? कौन चाहता है ये? और क्या ये सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है कि सामाजिक संगठनों का दबाव था, सामाजिक संगठनों ने लगातार इसको लेकर के अपील की, जिसकी वजह से हमें प्रफुल्ल पटेल की केस की जांच को फिर से खोलना पड़ा? क्या ये स्टेटमेंट तैयार की जा रही है? तो अन्ना हजारे का रोल क्या होने वाला है, क्या हो रहा है? अन्ना हजारे नींद से जाग करके सामने आए हैं और ये लगातार 10 साल तक सोते रहे। पहले दिल्ली में आकर के जागते थे, दहाड़ते थे, और अब 10 साल तक कहां सो रहे थे पता नहीं चला। बीच बीच में जहां जहां जब जब अरविंद केजरीवाल को लेकर के स्टेटमेंट दिलवानी हो, या फिर और जो है वो भाजपा के नेताओं को बैकफायर देना हो, कवर फायर देना हो, माफ कीजिए, बैकफायर नहीं कर सकते वो, कवर फायर, कवर फायर जब देना हो, तो अन्ना हजारे प्रकट हो जाते हैं। अन्ना हजारे की तरफ से भी एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है अजीत पवार को लेकर। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो पहले बैंक घोटाले के आरोप लगे थे, जिसमें उन्हें क्लीन चिट मिल गई थी, अब उसकी जांच दोबारा से होनी चाहिए। जो उन्हें क्लीन चिट दी गई है वो ठीक नहीं है। मैं आपको पूरा का पूरा एक बार आपके सामने बयान भी रख देती हूँ कि किस तरीके से अन्ना हजारे फिर एक बार सामने आ गए हैं। और अब सामने आने के बाद वो किस तरीके से अजीत पवार पर निशाना साध रहे हैं। तो तमाम सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर में अन्ना हजारे जो है, अब ये अचानक से किस लिए आकर अजीत पवार पर एक के बाद एक निशाने साध रहे हैं। तो देखिए, अजीत पवार जो है, अन्ना हजारे ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के मुखिया अजीत पवार को महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक शिखर बैंक घोटाले में क्लीन चिट दी गई थी। अब मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इसका विरोध किया है। क्लोजर रिपोर्ट को अन्ना हजारे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर अन्ना हजारे और माणिकराव जाधव के वकीलों ने आपत्ति जताई है। कोर्ट ने इस आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और दायर याचिका को समय दे दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 29 जून को होने वाली है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे? अचानक से अन्ना हजारे आते हैं और अब इस पर दोबारा सुनवाई भी इस पूरे मामले पर होने वाली, यानी अजीत पवार जिस चीज से बचकर बीजेपी के साथ शामिल हुए थे, अब दोबारा उसी चीज में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अन्ना हजारे से पहले पूछा जाना चाहिए कि उनकी नींद का जो रिमोट कंट्रोल है वो किसके पास में? कब वो नींद में चले जाते हैं, स्लीप मोड में चले जाते हैं, और कब वो एक्टिव मोड में आते हैं? इसका रिमोट कंट्रोल की तो मुझे लगता है कि बाकायदा एक जांच कमेटी बैठा करके चेक करवाना चाहिए। क्योंकि इस देश में अन्ना हजारे अन्ना हजारे की जो भूमिका रही है देश के लोगों को ये बताने में कि नहीं नहीं बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं नहीं बहुत बड़े बड़े घोटाले हो गए हैं, और उसके बाद में अच्छे दिनों के मोड में आने के बाद अन्ना हजारे जी स्लीप मोड में चले गए। कौन लेकर के आया था अन्ना हजारे को? मैं आऊंगा उन सारी चीजों पर,
लेकिन जरा ये महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के अगर आप बात पूछ रही हैं, तो महाराष्ट्र में ये अन्ना हजारे अभी इनको नजर आने लगा है। प्रफुल्ल पटेल में ये हुआ, अजित पवार में ये हुआ है। जब तक सरकार चल रही थी, जब तक सब कुछ ठीक था, अभी इनको जो है वो नींद में सपने आए और सपने में पता चला, ओहो बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है, देश को लूटा जा रहा है, इसलिए जांच करवानी चाहिए। कभी कोई एक स्टेटमेंट अन्ना हजारे की बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, अग्निवीरों के खिलाफ कभी कोई एक स्टेटमेंट आई हो जिससे मोदी डायरेक्ट फंसे हो, जिससे आरएसएस डायरेक्ट फंसी हो, मोहन भागवत के ऊपर उन्होंने कभी बोला हो, मोदी के खिलाफ उन्होंने कभी बोला हो, या चलिए आप व्यक्ति केंद्रित होकर के नहीं बोलते हैं, मान लिया चलिए एक बात को, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन होते हैं जो व्यक्ति केंद्रित करके हमला नहीं बोलते हैं, लेकिन सरकार की किसी आपने बड़ी जो है वो नीति रणनीति का कोई विरोध किया आपने? इस देश में 750 किसान दिल्ली की चौखट पर अपना दम तोड़ देते हैं, मोदी जी उनकी सुनने का काम नहीं करते हैं और अन्ना हजारे सोते रहते हैं। ये अन्ना हजारे के पीछे तो एक कमेटी बैठानी चाहिए, और जो जो लोग अन्ना हजारे के साथ में रहे, वो कौन कौन लोग थे, कौन कौन लोग थे जो अन्ना हजारे को उठा करके नागपुर से दिल्ली बैठाने का काम किया, और फिर दोबारा नागपुर में अन्ना हजारे को ऐसा बैठा दिया गया। अब आप एक बात मैं आपको और बताता हूं, कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार अन्ना हजारे का स्टेटमेंट तब नहीं ले पाता है जब सरकार फंस रही होती है। जब मोदी जी मंगल मुसलमान ये मुजरा इन सब पर जब बात कर रहे थे तो अन्ना हजारे का स्टेटमेंट नहीं आया। अन्ना हजारे को कैसे कैद किया हुआ है, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि पत्रकार तभी अचानक से कैसे पहुंच जाते हैं, तभी कैसे उनका स्टेटमेंट आ जाता है, तभी कैसे उनसे मुलाकात करने दी जाती है। क्या अन्ना हजारे को कैद में रखा हुआ है? सोचिए जरा इस बात को। अन्ना हजारे जो है वो अपने मनमाफिक एक स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अन्ना हजारे को बताना चाहिए कि कैसे उनको आज याद आ रही है कि अजीत पवार को क्लीन चिट देना गलत था। ये क्लीन चिट आज मिली है क्या? कल दोपहर में मिली है क्या? 2 दिन पहले मिली है क्या? आपको तब क्लीन चिट दी जा रही थी, तब आपको कुछ नहीं इस पर जो है वो महसूस होता था। क्लीन चिट मिल गई तब कुछ महसूस नहीं हुआ, और आपको अब जो है वो नींद टूटी है, और अब आप नींद टूटने के बाद में अन्ना हजारे जो है वो कह रहे हैं, ओहो ये अगर आज कांग्रेस की सरकार आ गई होती तो ये रामलीला मैदान में बैठे हुए मिलते। एक बीट स्पेशल रिपोर्टरों की ड्यूटी अन्ना हजारे के पास में लगाई जाती है कि अन्ना हजारे क्या क्या स्टेटमेंट कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, और कब अनशन पर बैठने वाले हैं, उनका बढ़िया स्टेज लगा करके, एसी कूलर लगवा करके तैयार करवाया जाता कि अन्ना हजारे जी राहुल गांधी के खिलाफ वो अनशन पर बैठ रहे हैं। चलिए रामदेव ने कम से कम खुल करके आकर के बता तो दिया कि भाई वो कांग्रेस के टाइम पर बैठे थे, और कांग्रेस के टाइम पर बैठ करके और उसके बाद में अपना पूरा व्यापार चकाचौंध कर लिया उन्होंने। लोगों को 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिला कि नहीं मिला वो लोग जाने, लेकिन आजकल वो अच्छी महंगी महंगी जींस बेच रहे हैं साहब। कम से कम उनका पता तो चल रहा है कि वो बाबा रामदेव से लाला रामदेव बन गए हैं, और उनको अब कोर्ट जो है वो फटकार पर फटकार, लताड़ पर लताड़, कार्रवाई पर कार्रवाई और उनके प्रोडक्ट पर बैन लगा रहा है। लेकिन ये अन्ना हजारे को क्या मिला साहब? ये अन्ना हजारे को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल करके और अब उनको सिक्योरिटी के सांचे में डाल करके रखा हुआ है, जब चाहते उनसे बयान आ जाता है। और मैं फिर कहता हूं इस बात को कि अन्ना हजारे अगर आजाद हैं और उन पर किसी का अंकुश नहीं है, तो फिर अन्ना हजारे की तरफ से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि क्यों नहीं बोलते अग्निवीरों के मुद्दे पर, क्यों नहीं बोलते भी नीट का एग्जाम हुआ है, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पटेल की उनको चिंता हो रही है, देश में 24 लाख बच्चों का नीट का एग्जाम है, उसमें इतनी बड़ी धांधली की खबर आ रही है। अन्ना हजारे की उस वक्त में टोपी नहीं सरकती है, उस वक्त में बस आंख मूंद करके लेटे रहते हैं।
और अभी जब सीधे सीधे लोग डिमांड कर रहे थे कि ईवीएम के अंदर पर्ची और बैलेट पेपर सबका जो है वो मिलान करवाया जाए, तब अन्ना एक बड़ी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए, एक भी बड़ी स्टेटमेंट। इस 10 साल की सरकार जो पिछली गई, अभी तो सरकार कितने दिन चलेगी, सरकार है नहीं है, कब तक रहेगी पता नहीं, अब तो इनके ऊपर बात ही करना बेकार है। अभी जो 10 साल की सरकार रही उसमें भी अगर एक बड़ी स्टेटमेंट जिससे मोदी, योगी, अमित शाह, मोहन भागवत, आरएसएस अगर ये फंसते हो और अन्ना हजारे ने दिया हो तो बता दीजिए साहब। अन्ना हजारे को हम अपने जीवन के आखिरी दौर में अब फिर से देख पाएंगे अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो। फिर से वो खुली हवा में दिखेंगे हमें। कम से कम वो फिर दिल्ली में या मुंबई में प्रोटेस्ट करने की धमकी देंगे फिर कि मैं आमरण अनशन करूंगा और 24 घंटे कंटेंट मिलेगा चैनलों को। और फिर से वहीं पर बड़ी बड़ी सेठों की थालियां, रेस्टोरेंट लगेंगी जो आज किसानों के पिज्जा और बाकी की चीजों को देख करके जिनके पेट में दर्द होने लग जाता है। खैर, अब सोशल मीडिया बहुत कुछ होगा और बहुत कुछ हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र की राजनीति कभी भी किसी भी वक्त कोई भी करवट ले सकती है। असमंजस का दौर है। मोदी जी देश में है नहीं, मोदी जी विदेश दौरे पर हैं इस वक्त में, तो बहुत कुछ अभी बाकी है। शालिनी, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी तपिश जो है वो गर्माती जा रही है और अब ये सवाल उठ रहा है कि कब कौन सी बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हर घंटे में किसी एक नेता का बयान महाराष्ट्र की राजनीति को नई दशा और दिशा दे सकता है। तो इस बीच मैं आपको बता दूं कि छगन भुजबल जो है उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और जिस तरीके से तीखे तेवरों के साथ उन्होंने ये बयान दिया है, वो अपने आप में ये बयान कर रहा है कि बीजेपी और एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अजीत पवार खेमे के अंदर और बीजेपी में अंदर खाने जो अनबन है वो चल रही है। छगन भुजबल का मैं आपको बयान जो है वो पढ़कर सुनाऊंगी, साथ ही में आप उनके शब्दों पर भी गौर करिएगा कि छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा है और इस बयान के अंदर कैसे वो बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं और जिसके लिए जिस अभी तक कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के अंदर जो अभी बीजेपी को कम सीटें मिली हैं और उसके लिए लगातार अपनी सहयोगी पार्टियों को भी वो जिम्मेवार ठहरा रही थी, इस पर भी एक करारा हमला जो है वो छगन भुजबल ने किया है, वो मैं आपको बताती हूँ। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कि अंदर गए तो भंडारा खत्म और बाहर आए तो चप्पल चोरी हो गई, वो स्थिति जो अजीत पवार के साथ दिखाई दे रही है। यानी अंदर गए बीजेपी के अंदर गए तो बीजेपी में सीटें नहीं मिली, मंत्री पद नहीं मिला, बाहर आए तो पार्टी पर संकट है और ऐसे में वो अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। खबर हम आपको ये भी बताएंगे कि वो अपनी पत्नी को राज्यसभा भेज रहे हैं। उनकी ननद सुप्रिया सुले जिससे हारी है, वो शरद पवार की बेटी से हारी हैं। यानी शरद पवार ने पूरी तरीके से पार्टी को वो अपने अंडर में ले लिया है। तो अब कम से कम चप्पलों की चिंता जो है वो अब अजीत पवार को हो रही है और वैसे भी महाराष्ट्र में कोल्हापुरी चप्पल बड़ी फेमस है। खैर, खबर बताइए। जी, मैं आपको बता दूं कि छगन भुजबल ने एक बयान दिया जिनका नाम कल राज्यसभा के अंदर कहा जा रहा था कि राज्यसभा के अंदर वो भी जा सकते हैं। 3 बड़े नामों में से एक नाम छगन भुजबल का भी था। तो छगन भुजबल ने क्या कुछ कहा जब वो लोग नॉमिनेशन के लिए पहुंचे सुनेत्रा पवार के, तो उस दौरान मैं आपको बता दूं महाराष्ट्र के मंत्री भुजबल ने कहा, लोकसभा चुनावों में हमें एनसीपी को 48 सीटों में से सिर्फ 4 सीटें दी गई। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गई और इसलिए रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती। भुजबल ने आगे कहा, हमें ये कोई कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। बीजेपी दूसरे राज्यों के अंदर भी तो हारी है। और कहा, उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया और उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी का इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश के अंदर हो जाएगा। देखिए, जो छगन भुजबल जो है जो बात कह रहे हैं, बीजेपी इनके ऊपर पूरा एकदम से तैयार होकर के लाव लश्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, जेल भी भेजा छगन भुजबल को, लेकिन बाद में छगन भुजबल को लेकर के कहा गया कि सब कुछ तो ठीक है, छगन भुजबल को नहीं लिया जाएगा।
लेकिन अब वही छगन भुजबल को सामने कर दिया गया है अजीत पवार के द्वारा। अजीत पवार ने इनको सामने कर दिया और इनको सामने करके कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 4 सीटें दी गई और 4 सीट में से भी 2 सीट हमसे छीन ली गई। रायगढ़ और बारामती की इन 2 सीटों में से हमने 1 सीट जीती है। मतलब ये कह रहे हैं कि भैया आपने हमें कुछ दिया ही नहीं। अब सिरे से जो अंदर खाने की जो बगावत है वो निकल करके सामने आ रही है। और अब ये जो बगावत, अंदर की जो बगावत है, वो अंदर की बगावत अब एक एक करके जब निकल करके सामने आएगी तो फिर उसके बाद में जो अंदर अभी तक जो फेविकोल बन करके दिखाई दे रहा था कि नहीं सब कुछ तो बिल्कुल एकदम से ऑर्गेनिक तरीके से जुड़ गया है, ये तो जुड़वा भाई भाई की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। अब पता चलेगा लोगों को कि जुड़वा भाई भाई की तरीके से व्यवहार कर रहे हैं या पानी और तेल का मेल था जो कभी था ही नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी गर्मी हर रोज बढ़ती जा रही है और इसी के साथ छगन भुजबल का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सर क्या माना जाए छगन भुजबल के इस बयान को? क्या वो सीधे-सीधे ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारा आरोप हम पर मढ़ना बंद कर दीजिए? आप अपने और राज्यों के अंदर भी हाल देख लीजिए। आप महाराष्ट्र गिनवा रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश तो देखिए। मैं आपको बताऊं, छगन भुजबल जो है, जो बोल रहे हैं, वो अपने से बोल रहे हैं या उनसे बुलवाया जा रहा है, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। और छगन भुजबल वो नेता है जो आज ये बयान दे रहे हैं और बहुत जल्द आपको ये बयान देते हुए भी या शरद पवार के बंगले पर जाकर के वहां पर हाथ जोड़ करके उनसे मिलते हुए भी तस्वीरें निकल करके सामने आ सकती है। तो अजीत पवार इस वक्त में जो कुछ चाहते हैं वो छगन भुजबल करने का काम कर रहे हैं, बस इतनी सी बात है। छगन भुजबल जो वहां पर निर्देश मिल रहा है, वहां से जो बातें कही जा रही है, उसी को आपके सामने मीडिया के सामने बताने का काम कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से हमने आप अब इस खबर पर भी आ जाते हैं कि कल जिस तरीके से 3 बड़े नाम आगे आ रहे थे, उसके बाद अचानक से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार जो है, उनका नाम सामने आ जाता है। वो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए चली जाती हैं और आपको बता दूं कि सुनेत्रा पवार जो है, वो सुप्रिया सुले से हारी थी, करीबन 1.5 लाख वोटों से हारी थी और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी की जा रही है प्रफुल्ल पटेल की सीट पर। और क्योंकि प्रफुल्ल पटेल ने अपनी इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, वो यहाँ से चले गए। अब इस सीट पर सुनेत्रा पवार को भेजने की तैयारी की जा रही है। तो सर इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? अचानक से जैसे सुनेत्रा पवार का नाम सामने आता है, ये नाम आगे किया जाता है, उससे पहले उसमें अजीत पवार के बेटे छगन भुजबल का नाम भी सामने था और एक अन्य नाम भी सामने था। तो इसके पीछे की क्या रणनीति रही है अजीत पवार की? देखिए, सुनेत्रा पवार को आप मान करके चलिए कि वो इस पूरी राजनीतिक कवायद में सिर्फ एक चेहरा भर है। असली खेल तो शरद पवार और अजीत पवार के बीच में था। बारामती की जिस सीट पर वो हारी हैं, वो सीट परंपरागत सीट मानी जाती है शरद पवार की। देखिए, अगर इस वक्त में इन्होंने बारामती की सीट जीत ली होती और बाकी की सीटों पर भी इनको जो है वो अच्छे से वहां पर नंबर मिले होते या 2 या 3 सीटें लेकर के आते 4 में से, और वहां पर नरेंद्र मोदी प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बना चुके होते, तो इस वक्त में तैयारियां ये चल रही होती कि छगन भुजबल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते कि कुछ और नेता शरद पवार के खेमे के वो हमारे संपर्क में, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती। क्योंकि बारामती की जो सीट है वो एनसीपी की परंपरागत सीट है और उस परंपरागत सीट पर शरद पवार ने फिर से सुप्रिया सुले को जिता करके जता दिया कि पवार सरनेम वो उनके पास में भले ही हो सकता है, लेकिन पवार की जो राजनीति है, विरासत है, राजनीतिक विरासत है, वो सब अभी भी उनके पास में है और वो जिसको चाहेंगे उसी के पास में वो ट्रांसफर होगी। ये सारा जो पूरा जो अजीत पवार के और शरद पवार के बीच में जो चल रहा है, वो पार्टी के ऊपर वर्चस्व को लेकर के चल रहा है। और याद करिए, जब अजीत पवार अलग हुए थे तो उन्होंने कहा कि शरद पवार जी आपने भी तो यही किया था, आपने भी तो आपके गुरु के बहुत कुछ जो है वो कह गए थे, बहुत कुछ शरद पवार को याद दिला रहे थे। लेकिन अब वो सारी बातें भूल जाइए आप।
अब वो सारी बातें भूल जाइए। अब वापसी कैसे हो, किस तरीके से हो, इस पर चर्चा मंत्रणा चल रही है। और इस पर जो है वो सबसे बड़ी बात ये, मोदी इटली में बैठे हुए हैं। हालांकि बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी है नहीं अजीत पवार को रोकने में। बीजेपी तो चाहती है कि अजीत पवार अब निकल जाए तो ठीक रहे, क्योंकि आरएसएस की कल जो उनके ऑर्गेनाइजर में था वो हमने सामने भी रखा। एक बार जरा वो फिर से अपडेट दिखा दीजिए। तो बीजेपी की कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जो एक परसेप्शन होता है राजनीति के अंदर कि आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं या आपसे लोग छिटक रहे हैं, उस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी जरूर पीछे हो रही है। उस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी जरूर मार खा रही है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसका असर, इसकी झलक वो साफ तौर पर दिख रही है। और बीजेपी कहीं ना कहीं अब अजीत पवार से तो छुटकारा चाहती है, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता है वो बड़ा एक तरीके से नाराज है महाराष्ट्र के अंदर। मैंने कहा भी कि कल मराठा अस्मिता बहुत अलग चीज है, उसको बीजेपी समझ नहीं पाई। अब उसको समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। एनसीपी को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बीजेपी की सरकार आसानी से चल रही थी, एनसीपी को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन बीजेपी को लगा कि अगर अजीत पवार को ले लिया जाएगा तो एकनाथ शिंदे ज्यादा आंखें नहीं दिखाएंगे। तो एक को कंट्रोल करने के चक्कर में दूसरे को लाया गया, लेकिन पता चला कि सारा सिस्टम अनकंट्रोल हो गया। और अब आरएसएस जो है वो इस बात को कह रही है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से आरएसएस की तरफ से भी ये बातें, ये बयान जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एक्सप्रेस है, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से एक रिपोर्ट भी छपी थी जिसमें ये बताया गया था कि बीजेपी नेतृत्व के एनसीपी तोड़ने और लोकसभा से पहले अजीत पवार गुट के साथ जाने से संघ खुश नहीं है। और सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अजीत पवार से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनावों में उतर सकती है। अंग्रेजी अखबार से बातचीत में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि आरएसएस बीजेपी कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले से तार होने के चलते वो जिस पावर विरोधी हैं, लेकिन जब पावर से ने भाजपा के साथ हाथ मिलाए तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। जख्म पर नमक छिड़कने हुए और उन्हें महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो मैं सवाल यहाँ पर यह भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक अजीत पवार के खेमे से भी कई स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, भले चाहे वो मंत्रिमंडल में कोई अच्छा पद या नहीं मिलने की नाराजगी हो, और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि आरएसएस की तरफ से भी कई ऐसे बयान सामने आ जाते हैं। तो क्या बीजेपी सामने से ना जाकर क्या पीछे के दरवाजे से अजीत पवार को ये बताने और चेताने की कोशिश कर रही है कि अब आप हमसे खुद ही अलग हो जाइए, नहीं तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा जिसके बाद आपको अलग होना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आपका और हमारा काम खत्म हो चुका है। देखिए, इन दोनों के बीच में ना कभी रिश्ता था ना कभी मनमुटाव था, इस बात को आप समझिए। एनसीपी और बीजेपी, इनके बीच में ना रिश्ता था और ना मनमुटाव हुआ है। ये तो एक तरीके की डील दिखाई देती है। याद करिए, नरेंद्र मोदी जी चंद घंटों पहले, सिर्फ चंद घंटों पहले स्टेटमेंट देते हैं, नेचुरली करप्ट पार्टी एनसीपी। ये बयान आया था प्रधानमंत्री की तरफ से, एनसीपी नेचुरली करप्ट पार्टी। और उसके महज कुछ घंटे बाद में उसी नेचुरली करप्ट पार्टी के नेता को अपने साथ में ले लिया। तो अब बताइए कौन सी मोहब्बत हो गई? क्या आप किसी से ऐसा जो है वो प्यार करते हैं कि भाई आप उसके लिए पब्लिकली सबसे बड़ा ठप्पा उसके ऊपर लगा दें और फिर उसके बाद में कहें कि हम दिल दे चुके सनम, और फिर उसके बाद में चुनाव खत्म तो तुम कौन हम कौन? पहले हम साथ साथ चल रही थी, फिर अब तुम कौन हम कौन? ये मतलब मुझे ये साफ तौर पर दिख रहा है अजीत पवार
उनको लग रहा था कि भाई चलिए अपने केस वगैरह जो है वो खत्म हो जाएंगे, कुछ उनके केस में क्लीन चिट वगैरह उनको जैसे मिली, कुछ सत्ता में चले जाएंगे तो हो सकता है कि एक बार जो अपना सपना है, हालांकि अजीत पवार सीएम बनना चाहते थे, अगर वो सीएम बने हुए होते तो भले ही पार्टी वार्टी सब कुछ खत्म हो जाती, वो फिर भी रुके रहते। जैसे शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे का भी पैरों के नीचे की जमीन पूरी खिसक चुकी है, लेकिन चूंकि वो खुद को सीएम अभी है वहां पर, इसलिए वो अभी बने हुए हैं और दूसरा उनके साथ सांसद जीत करके आ गए, इससे उनको एक बल मिल रहा है। लेकिन अजीत पवार के साथ में ये सारे समीकरण उल्टे साबित हुए। तो क्या वो शरद पवार के पास फिर से वापसी करते हुए भी नजर आ सकते हैं? कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर अब घर लौट पाना उनके लिए उतना आसान नहीं होने वाला है? और अगर जाते भी तो क्या शरद पवार उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे? देखिए, शरद पवार सबसे पुराने नेता है, महाराष्ट्र के सबसे पुराने नेता है शरद पवार। और शरद पवार के बारे में कहा जाता है कि वो दाएं हाथ से क्या काम करते हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चलता है। तो शरद पवार के बारे में अगर आप मेरे से कोई प्रेडिक्ट करवाना चाह रही है, तो मुझे लगता है कि मैं शरद पवार के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि शरद पवार जिस तरीके की राजनीति करते हैं, पता नहीं चलता है कभी। और शरद पवार जो है, अब उनका रोल क्या रहेगा, किस तरीके का रहेगा, बहुत कुछ बाकी है। लेकिन इतना आप तय मान करके चलिए कि शरद पवार इस बार जो खेल खेलेंगे, या शरद पवार इस बार जो बाजी खेलेंगे, तो शरद पवार भी हल्के में नहीं, बल्कि शरद पवार भी आर या पार की खेलेंगे। शरद पवार इस वक्त में जो दांव यहां पर चलेंगे उनको लेने का, या उनसे जिस तरीके से, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा कि आओ और ठीक है, आओ और ठीक है नहीं चलेगा, इस बार साथ में कुछ लाना भी पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के ऊपर आप लगातार नजर बना करके रखिए, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं। सबसे पहले अगर कहीं से खबर आएगी तो महाराष्ट्र से आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहरहाल अभी इस खबर को लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए और ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।